अभी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम 1, 2, 3 है जिसे कहा जाता है 123 प्रॉब्लम। 123 प्रॉब्लम ये है द फेज बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव एंटीनोड इज के दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग शायद एग्ज़ाम के अंदर खुदा ना खासा अगर जल्दी में हो लेमडा का नहीं सोचो, ये लेमडा नहीं पूछ रहा है, ये फेज पूछ रहा है जिसे कहते हैं डेल्टा 5 फेज डिफरेंस, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था 5 पूछ रहा है टू कॉन्जुगेटिव एंटीनोड्स के दरमियान। क्या चीज़? टू कॉन्जुगेटिव एंटीनोड्स। अब इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप लोग इसका ऑप्शन क्या ला रहे हो? क्यों? आप लोगों ने सॉल्व किया उसको सारा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया 2 पाई अपॉन लेमडा और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, ये वाला सॉल्व किया, इस चीज़ से सॉल्व किया डेल्टा एक्स के। ये क्या है नालायक, बस आंसर मेरा ये करो ना यार, ऐसे तो नहीं करो यार, ये क्या है, गलत बात है बच्चे, ऐसे तो नहीं करते हैं ना। डेल्टा एक्स आपको गिवन है, कितना गिवन है? 2 कॉन्जुगेटिव एंटीनोड्स, 2 कॉन्जुगेटिव एंटीनोड्स, लेमडा बाई 2 नहीं होता है, हाँ ना। अच्छा आप लोग भी यही कह रहे हो, सॉरी लेमडा बाई 2, तो ये लेमडा 2 आंसर क्या है? 5। ये वाला है ना, बीटा है, ये 5। सो बीटा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन ज़रा बताया 124, आप लोग का फेवरेट तरीन क्वेश्चन। मैं जब ये क्वेश्चन लिख रहा था मैंने पहले सोचा कि भाई इस क्वेश्चन को छोटे बच्चे हैं, ये मतलब ये मैं लिखूँ भी नहीं तो ये लोग डायरेक्ट इसका आंसर बता सकेंगे, लेकिन आप लोग इस कॉमन क्वेश्चन पे फंसे हुए थे ना। देखो, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर है, फिक्स्ड बिटवीन 2 सपोर्ट्स, 2 सपोर्ट्स में उसको क्या किया हुआ है? फिक्स किया गया है, सही है। मान लिया वाइब्रेट्स इन 2 लूप्स, कितने लूप्स बनते हैं? 2 बनते हैं, मेरे ख्याल में ऐसे ही 2 लूप्स बनेंगे ना। गुड, शाबाश। द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज ना, देखो इधर देखो, नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस किसके बराबर होता है? लेमडा बाई 4 के बराबर होता है। सवाल मेरे ख्याल में समझ आ रहा है आप लोग को जो मैं कह रहा हूँ? ऐसा ही है, लेमडा बाई 4 इसका आता है। अब आपको यहाँ पे बाकायदा तौर पे आपने इसको सॉल्व करना है कि हकीकतन में ये होता कैसे है। टोटल लेंथ आपको गिवन है, कितनी है? 2 मीटर है। आपने मालूम क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड मालूम करना है कि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। तो कैसे निकालोगे इसको? हाँ, फिर लेमडा की जगह 2 लिखेंगे, फिर कट करेंगे तो फिर 0.5 आएगा। लेमडा की जगह 2 लिखोगे तो कैसे आएगा? मतलब एक 2 मीटर है ना, तो हाँ, छोटा हिस्सा जैसे 50 सेंटीमीटर आएगा। कैसे मतलब? एक क्यूब के लिए 1 मीटर, फिर उसका हाफ करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा। उसका चौथा हिस्सा। किसका चौथा हिस्सा? लूप का। हाँ, और कोई बताए कितनी होगी डिस्टेंस? आपका आंसर 2 आया, सिर्फ 2 ये वाला आया, तो 200 है। तो कैसे सॉल्व किया? आपने सॉल्व किया इसको? अच्छा, 10 के करीब आ रहा है, सब करीब। हाँ, और कौन सा बचे? 100 आ रहा है। चले, हाँ क्या 15? इधर देखो नालायको, सुनो इसको, सुना। लेमडा बाई क्या चीज़ है? 4 आपके दरमियान नोड और एंटी नोड के दरमियान क्या है? ये आपके पास डिस्टेंस है। लेकिन अभी आपको बाकायदा तौर पे गिवन है कि उनके जो आपके पास कहाँ चला गया, जो लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर है। ये चीज़ आपको गिवन है। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप क्या मालूम कर रहे हो और किस तरह मालूम कर रहे हो। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, कोई सवाल नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि आप क्या करें, चूँकि मैंने आपसे कहा था कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू द लेमडास। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमेशा किस चीज़ के बराबर होता है? लेमडा के बराबर होता है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू लेमडा, ऐसा ही है। लेमडा बाई 2 ये, लेमडा बाई 2 ये, कितने हो गए?
लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू ना लेको सिर्फ लेमडा हुआ कि नहीं, आधा लेमडा प्लस आधा लेमडा इज इक्वल टू पूरा लेमडा। लेमडा की वैल्यू लेंथ आपको गिवन है ना, लेको लेंथ कितना है, तो जो लेंथ की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, कम हुआ 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 से क्या हुआ 2, 2 से क्या हुआ, आंसर इज इक्वल टू 0.5। लेकिन ये क्या है, तो इधर भी क्या होगा मीटर। अब आप आंसर देखिए किसी में भी मीटर नहीं है, ये मीटर है लेकिन ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी, तो इसको मैं इसे नहीं लिख सकता हूँ 0.50 मीटर, लिख सकता हूँ क्या नहीं। इस पॉइंट को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये 50 सेंटीमीटर नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन से एल्फा है, कौन सा एल्फा, ये वाला, ये वाला। आप लोग जिस चीज़ पे कंफ्यूज है वो इस चीज़ पे कंफ्यूज, बस ये आपका कंफ्यूजन पॉइंट। हाँ, तो मेरे भी तो 2 लूप्स बने, एक लूप ये बचे, एक लूप ये, इसी की वजह से अच्छा इस वजह से। ये तो आसान था, ये तो असल पॉइंट था। वो 5/4 हम 2 दफा, अच्छा 2 दफ़ा लगा रहे थे, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है। इससे कोई मसला तो नहीं किसी को है। अब ये सवाल समझ आए कि नहीं है, एग्जाम में ख्याल करना है फिर। अच्छा नेक्स्ट ज़रा हम आते हैं 1 2 5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। इसको सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए इसको। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 100 हर्ट्ज। फर्स्ट हार्मोनिक मीन्स कितनी दी गई है, सही मान लिया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन इज, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। यहाँ से थर्ड का नाम सुनो तो डायरेक्ट आपको पता भी चल जाता है। हाँ ना, लाइको थर्ड ओवरटोन का मतलब फोर्थ हार्मोनिक कहाँ से है, अच्छा तो एन की वैल्यू फिर बताओ कितनी होगी, 4 हो गया। अच्छा जीनियस, सारे जीनियस बनने को मतलब वो बनने की कोशिश कर रहे हो ना, सही है। तो असल में फार्मूला क्या होता है कि एफ एन इक्वल्स टू एन एफ 1, ये सही होता है। एन की जगह पे 4 है, 4 के साथ F1 को मल्टीप्लाई करो, 4 F1 की जगह 100, तो कितना हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए नज़र ना लगे आप लोगों को। 126, कंसिडर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग अंडर टेंशन। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जो परेशान हाल है, यही लिखा है, शर्म करना नहीं को, अंडर टेंशन, ये उसकी टेंशन है, यस सर बस। एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, और दोनों एंड्स पे उसको क्या किया हुआ है, फिक्स किया है। इफ़ द टेंशन इज डबल्ड, अगर टेंशन को क्या करें, डबल करें, 2t करें। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हार्ड, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करें, a/2 करें। सो द क्वेश्चन इज देन द फ्रीक्वेंसी बिकम्स, तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अच्छा सॉरी अल्फा है। सॉल्व किया ना इसको, मेरे ख्याल में आप लोगों ने इसे सॉल्व किया है, ज़रा मेरे साथ दे दे आप लोग। n/2l स्क्वायर रूट t/ρa, ये सही है, ये वाला फॉर्मूला इसके ना फ्रीक्वेंसी का, सही है। तो रो को आप लोगों ने क्या किया हुआ है, कांस्टेंट रखा है ना, टेंशन की जगह पे 2t लगाया है, और एरिया की जगह पे a/2, फिर ये ऊपर गया है, 2 2 ज़ा 4 हुआ, 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। तो आप लोग जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, क्लियर हुआ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हुआ, स्क्वायर रूट भी तो है, तो स्क्वायर रूट ले ले, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना। 127, अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लेंथ फिक्स्ड। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसका 1 मीटर लेंथ क्या है, फिक्स्ड है। एट बोथ एंड्स हैविंग ए मेस ऑफ 5 10 पावर -4 kg is under a tension of 20 Newton. It is plucked at 25 centimeter from one end. Now calculate the frequency of vibration. जी क्या था इसमें, चार्ली है, चल इसको चेक करते हैं, मुझे पता नहीं क्या था इसका, नहीं सॉल्व किया, मीश मीश नालायक। अच्छा चलिए देखते हैं ज़रा फार्मूला हमारे पास क्या है, सवाल क्या पूछ रहा है, F इक्वल्स टू n/2l, तो यही तो असल चीज़ है नालायक। आगा के साथ है मर्सूस पता सा मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ देखो 1 मीटर, यूनिट लेंथ गिवन है, सिर्फ मास तो कहेंगे फिर। खैर ये तो बात की बातें हैं, इन बातों को फिर छोड़ देते हैं, मेन चीज़ की तरफ आते हैं। फार्मूले में अगर देखें एल हमारे पास गिवन है, एल की जगह 1 लगाओ, ख़त्म।
मास हमें गिवन है, लगा लो, कोई इशू नहीं। टेंशन गिवन है, लगा लो, वेरी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन है, किस चीज़ की टेंशन है? एन की टेंशन। अब इस टेंशन को दूर कैसे करेंगे? उसके लिए एग्जामिनर ने आपको बाकायदा एक हिंट दिया है, एक राज की बात आपको सवाल में आपके लिए छुपाई है। जब सवाल की दर कम दगाविल कम तक पदे पोस्ट सवाल माजूर करें, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ज़रा देखें क्वेश्चन में उसने हिंट क्या दिया है, इट इज़ प्लग्ड 825 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको पता चलेगा नंबर ऑफ लूप्स क्या है। अब ज़रा देखिए मैं आपको किस टेक्निक से बता रहा हूँ। देखो ज़रा, उससे लेंथ कितनी बताई है बताओ ज़रा, 1 मीटर विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देख सकता हूँ, कोई इशू तो नहीं इसमें। अब ज़रा देखें, देखो थोड़ा तसल्ली रखिए सारे स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको दरमियान से प्लग करता हूँ, आई थिंक दरमियान ये है, तो ये 50 सेंटीमीटर है ना। दरमियान से प्लग करोगे तो एक लूप बनेगा। कितने लूप्स बनेंगे? एक लूप। देखो दरमियान से अगर प्लग करूँगा तो एक लूप ऐसे बनेगा। फिर अगर दरमियान से सेंटर से प्लग करते हो तो कितने लूप्स बनेंगे? एक लूप। अब अगर मैं इसको यहाँ पर प्लग करूँ, तकरीबन ये मेरे ख्याल में 50 का आधा 25 सेंटीमीटर है, आधे का आधा है, तो फिर कितने लूप्स बनेंगे? 2। दरमियान से प्लग करोगे एक लूप, फिर उसका आधा मतलब 25 से प्लग करोगे तो फिर कितने लूप्स बनेंगे? 2 लूप्स। सो इट मीन्स हाउ मेनी लूप्स आर प्रोड्यूस्ड? 2 लूप्स व्हेन प्लग्ड एट 25 सेंटीमीटर। जब उसको कहाँ पर प्लग करते हैं? 25 सेंटीमीटर पे प्लग करते हैं। तो नंबर ऑफ लूप्स कितनी होगी? 2। सो n इक्वल्स टू 2। बस ये वाला मेरे ख्याल में आपके लिए इशू था। 2/2 1 स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी? 20 है मेरे ख्याल में। m की वैल्यू बताओ? 5 -4 है ना। 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर 5 चौक कितना आएगा? 20। ऐसा ही है, सही करो ना। 5 कम 5 5 चौक 20। 4 2 आया, 2 आया। ये 10 पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 पावर +4 हो जाएगा। फिर ये 10 पावर 2 आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 10 पावर 2 आया, और ये आपके पास 200 हर्ट्ज़ हो जाएगा। ऑप्शन है कोई इस तरह से? वेल डन, बीटा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कोई इशू तो नहीं मेरे अच्छे स्टूडेंट्स? दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व सच ईजीएस्ट प्रॉब्लम्स। तो क्या इससे क्या पता चला? फिर वही रिज़ल्ट निकल आया कि सवाल के डेटा को फार्मूले में फिट करना ज़रूरी सिर्फ नहीं होता है, बल्कि सबसे ज़रूरी ये होता है कि सवाल को समझो, सवाल क्या कह रहा है और किन किन अतराफ़ की तरफ सवाल वाला इशारा कर रहा है, ये ज़रूरी होता है। और यही होते टेस्ट के अंदर कामयाब स्टूडेंट वही होता है जो सवाल को समझा, बस वो आगे गया। लेकिन ये शर्त है कि आपको इतना आता हो कि आप सवाल को समझ सकें, ये भी याद रखें। वैसे नहीं सिर्फ। चलिए नेक्स्ट ज़रा देखते हैं स्टेशनरी यूज इन ईयर कॉलम। जो चीज़ें लिखने जल्दी जल्दी लिखो शख्स, जल्दी कर शख्स। ये लिखा करें, जो चीज़ें हम साथ में सलूशन लिखते हैं इनके सलूशन साथ में लाजमी लिखा करें। उसकी वजह ये होगी कि 5-6 साल के बाद जब आप टेस्ट देंगे, 5-6 साल के बाद या कुछ दिनों के बाद जब आप टेस्ट देंगे, तो फिर आपको पता चले कि हमने क्या पढ़ा है, किस हवाले से सवाल आया था, सर ने कैसे सॉल्व करवाया था, मैंने कैसे सॉल्व करना है, वो सब कुछ आपको फिर पता। मेन पॉइंट्स यहाँ से जिस तरह से देखिए मेन पॉइंट था ये वाला, ये चीज़ बस अभी देखें। बाद में किसी भी सवाल में 25 सेंटीमीटर आए, बजाय इसके कि आप डायग्राम वगैरह ड्रा करें, आप डायरेक्ट लिखिए कि बस हमें तो पता है कि n की वैल्यू 2 होगी, लेकिन शर्त है कि लेंथ 1 मीटर गिवन। ये भी याद रखो। सिर्फ ये भी नहीं कि इसको रटा करो उसको भूल जाओ। अगर नहीं ज़रूरी नहीं है, अगर 1 हुआ, क्योंकि इधर म्यू मैंने लिखा था, मास पर यूनिट लेंथ कुछ भी हो सकता है। स्पेशल केस, हाँ ना, स्पेशल केस में L = 1 मीटर के बराबर होता है। तो ये भी याद रखना है, ऐसे नहीं कि बस ओ इतना आसान सवाल यार अंदर गट स्टूडेंट्स के पास सवाल बस खाली मास सॉल्व की संगे सॉल्व की दा सर मुझे वीडियोज रशूलिए पर 25 सेंटीमीटर चली एंड 2 बराबर श लेंथ सूलू लेंथ 2 मीटर उखाड़ो ओ बस बयान खपल कोट खपल अपनी हाथों से अपने आप को कुलाड़ा मारा है। इसकी भी बात है। चले सही है। अच्छा देखिए ज़रा देखते हैं आगे। आज का लेक्चर ज़रा स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। स्टेशनरी वेज इन एयर कॉलम बताओ ज़रा सारे स्टूडेंट्स।
स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। एयर कॉलम ऐसे पाइप को कहा जाता है जिसमें हवा इनक्लोज्ड हो, जिसके अंदर हवा हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगे उसको हमने देखना है। बांसुरी की एग्जांपल्स आप लोग इसके लिए ले सकते हैं। जब आप उसके अंदर हवा भरते हैं तो मुख्तलिफ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। कभी देखा है कि नहीं देखा? अच्छा, वेरी गुड ज़ुबैर, वेल डन, शाबाश। बिल्कुल जिस तरह से ज़ुबैर ने अभी आप लोगों को बाकायदा तौर पे जो है वो बता दिया है, ये जो चीज़ होगी, चले सही है, वेल डन। मकसद सिर्फ समझाना है आपको, जैसे भी समझ आ जाए। तो ईयर कॉलम आपको समझ आ गया। हमारे पास दो तरह से पाइप होते हैं, एक को कहते हैं ओपन एंड ऑर्गन पाइप और दूसरे को कहा जाता है क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। नाम मेरे ख्याल में सुना होगा आप लोगों ने। पहले वाले को क्या नाम देते हैं? एक को कहते हैं क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, इसको याद रखना है, और दूसरा ओपन एंड ऑर्गन पाइप। अच्छा, एक बात याद रखो, सिलेबस को जब आउटलाइन में वैसे देखोगे तो ये टॉपिक नहीं मिलेगा, लर्निंग आउटकम्स में देखोगे तो उसमें फिर ये लिखा हुआ है। और वैसे भी हमने स्टेशनरी वेव्स का पूरा के पूरा टॉपिक ही कवर किया बुक के हवाले से, तो भी कोई ऐसी इशू नहीं है। तो क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप क्या होता है जी? क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप वेल डन, जिसका एक सिरा क्लोज्ड हो, जिसका एक सिरा क्या हो? क्लोज्ड हो। अब ऐसे नहीं कहना है कि सर दोनों सिरे अगर क्लोज्ड हो, दोनों सिरे अगर क्लोज्ड हो तो फिर अंदर क्या होगा तो कुछ पता नहीं। ये देखें, और ओपन एंड ऑर्गन पाइप, एक साइड अगर ओपन हो ना लगे तो फिर दूसरा साइड उसका क्या होगा? तो फिर उसमें क्या फ़र्क हो? जिसके दोनों एंड्स ओपन हो ना को उसको ओपन एंड पाइप कहा जाता है। पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? तो इस पे कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। अब गौर के साथ याद रखो, जो आपके पास ओपन एंड है, पाइप का जो ओपन एंड है, वहाँ पे नालेको हमेशा प्रोड्यूस होता है, बताओ, एंटी नोड। और जो आपके पास क्लोज्ड एंड है उस पे हमेशा प्रोड्यूस होता है नोड। अब यहाँ पर क्या होगा? इधर देखिए, इधर एंटी नोड बनेगा, यहाँ पर भी एंटी नोड, लेकिन सेंटर में क्या बनेगा? नोड बनेगा। यहाँ पर इस तरह से चलता जाएगा। ओपन एंड पे इसकी कोई रीज़न दे सकता है एंटी नोड क्यों बनेगा? ओपन एंड पर एंटी नोड क्यों बनेगा? कोई रीज़न दे सकता है? इस यहाँ पर क्यों एंटी नोड बनेगा, इधर क्यों नोड बनेगा? मतलब फिक्स्ड, यहाँ तो ये मैं भी ये कह रहा हूँ फिक्स्ड है, तो ये नोड क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? सवाल मेरा ये। क्लोज की वजह से नोट क्योंकि अच्छा, आप बताओ। क्योंकि सर वी वांट टू ट्राई वापस आएगा तो हम मैक्सिमम हाँ एक सर जी, शायद पार्टिकल्स का मसला हो। ये आप लोगों से मसाइल तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ। सही है, ये तो ऐसे जैसे हो सकता है शायद ऐसा कोई इशू हो, मतलब जैसे किसी को मशवरा दे रहे हो। अच्छा, और को बता रहे, आप बता रहे जी, पूछो बच्चे। नोड पे जो है सर वो एयर के पार्टिकल्स सर वो हिट करेंगे सर, और एंटी नोड पे जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ये आपने जो बात की सब यही बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि आप तो हिट मिट का ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे हो। वेल डन, वेरी गुड मैडम, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए ज़रा इन्हीं बातों को ज़रा थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करें। वेल डन, वो ये हैं कि यहाँ पर नोड क्लोज्ड एंड पाइप में जो एंड क्लोज्ड होता है उस पे नोड, क्लोज वाले एंड पे नोड इस वजह से बनता है क्योंकि एयर पार्टिकल्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, यहाँ पे कॉन्फाइंड होते हैं, यहाँ पे बाउंडेड होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? नोड बनेगा। और एंटी नोड ओपन एंड पे इस वजह से बनता है क्योंकि एयर के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, यहाँ पे फ्री होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या बनता है? एंटी नोड बनता है।
कुछ खुदा का खौफ किया करे भाई। इस तरह से डायग्राम बनता है, इस तरह से। और यहाँ पे अगर डायग्राम चाहिए भी तो ऐसे बना सकते हो। सही है। तो ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप और ओपन एंड ऑर्गन पाइप के हवाले से कुछ मामलात हैं या मालूमात हैं या जो भी हैं, थैंक यू, ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसको आप लोग साथ में देख लें। आप लोग का काम ये है, जो मैं आपको अभी करवाऊँगा, इसके बाद फिर आप लोग का काम होगा, या शायद ऐसे करते हैं फिर कल इंशाल्लाह करेंगे। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप के लिए घर में जाके अपनी नोट्स दोबारा देखिए जो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप के लिए हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के क्या मतलब होंगे? देखो, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, ये वाला नहीं, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, जिसके हमने अभी MCQ सॉल्व किए, उसमें हमने कहा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसे कहा जाता है विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन लूप, जो एक लूप को प्रोड्यूस करने के लिए दरकार होती है। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के क्या मतलब होंगे? एक नोट के लिए। वेल डन। यहाँ पे लूप्स नहीं, यहाँ पे नोट को देखना है। एक नोट को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी दरकार होती है उसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर 1 हुआ तो उसको फंडामेंटल कहते हैं, एंड सो ऑन, हायर हार्मोनिक भी इसमें आते जाएंगे। तो ये पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं यार? तो ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, अभी ये ख़त्म हो जाएगा। और कल का असल लेक्चर जो हमारे पास होगा दैट विल बी अबाउट द साउंड के हवाले से होगा। और कल के लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट द डॉपलर्स इफेक्ट। ये 2 टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं और कल इंशाल्लाह चैप्टर पाए तकमील तक पहुंचेगा। और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है विद सेकेंड ईयर कोर्स। बट बी रिमेंबर, अभी आपके टेस्ट लेने हैं कंबाइन टेस्ट। कंबाइंड का मतलब कुछ चैप्टर्स कंबाइन करके टेस्ट होगा। अभी तक आप लोग एक चैप्टर का टेस्ट दे रहे थे। अब चूंकि आपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखना है कि दो चैप्टर्स कंबाइन करो तो फिर कैसे हो सकता है, 3 को करो तब क्या होता है, 4 को करो तब क्या होता है, 5 को करो तब क्या होता है, एंड सो ऑन। इस तरह से फिर पूरे फर्स्ट ईयर को अलग करो, फिर पूरे सेकेंड को अलग, फिर दोनों को कंबाइन करें, फिर इस तरह से क्वार्टर, हाफ टेस्ट वगैरह, ये सारे इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ करते जाएंगे। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। देखिए